हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान आश्रम। और आज की वीडियो में हम लोग जो है कि प्रबंध की प्रकृति समझेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग प्रबंध की विशेषताएं समझ चुके हैं। और प्रबंध की विशेषताओं को बहुत अच्छे से समझने के बाद आपको प्रकृति समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो प्रकृति के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ क्या अधिकतर पॉइंट्स हैं, वो सेम है। इसका कारण ये है कि विशेषताएं में भी आप उस चीज़ का लक्षण, उसके बारे में पढ़ते हैं, और प्रकृति में भी आप उसके नेचर के बारे में, यानी एक तरह से उसके बारे में ही पढ़ते हैं। इसीलिए अगर आपने विशेषता बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आप अगर प्रकृति नहीं भी पढ़े रहेंगे तो भी आप उसका आंसर दे सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा उसमें। लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ पॉइंट है तो हम इसमें जो है कि इस हेडिंग को भी बता दे रहे हैं। प्रबंध की प्रकृति में आपको अधिकतर पॉइंट, जैसे कि ये सार्वभौमिक वाला और भी आगे मिलेगा, हम अभी आपको एक एक करके बताते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट जो प्रबंध की प्रकृति है वो यहाँ पर है, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति में भी हम इसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। सार्वभौमिक प्रक्रिया मतलब क्या? तो सार्वभौमिक यानी जो सभी जगह हो। सार्वभौमिक का अर्थ होता है कि ऐसा चीज़ जो सभी जगह होता है। तो ये जो पहला वाला पॉइंट आपको इसकी प्रकृति में दिख रहा है ना, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसका मतलब जहाँ जहाँ मनुष्य है, ठीक है, वहाँ वहाँ ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने का एक तरीका होता है जिसमें हम उन चीज़ों को सही तरीके से करते हैं, वो तरीका कहलाता है हमारा प्रबंध। चाहे अगर आप खाने पीने का प्रबंध करें तो वहाँ पे भी आप एक मैनेजमेंट के हिसाब से ही काम करते हैं, कितने लोग हैं उनके हिसाब से कितना खाना होना चाहिए, ये सारा चीज़। ठीक है, तो इसीलिए प्रबंध जो है आप बिल्कुल नॉर्मली देखेंगे तो भी निजी जीवन में, आपके विद्यार्थी जीवन में, जो कहीं बिजनेस कर रहा है उसके जीवन में, हर जगह क्या है? प्रबंध ही है। तो इसीलिए यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट बोला गया है कि प्रबंध क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी पूरे विश्व में, पूरे जगह जहाँ भी लोग हैं, हर जगह मैनेजमेंट है। ठीक, किसी न किसी रूप में उसका यूज़ हर जगह होता है। ऐसा नहीं है कि आप केवल बिजनेस में ही इसका प्रयोग करते हैं, हर जगह आपको मैनेज करना ही होगा। किसी के यहाँ शादी पार्टी कुछ पड़ता है तो वो भी देखता है कि हमारे यहाँ कितने गेस्ट आएंगे, उस हिसाब से मैनेजमेंट करता है ना। तो इसीलिए जो प्रबंध है वो सभी जगह है, सार्वभौमिक यानी हर जगह जहाँ जहाँ मनुष्य है वहाँ वहाँ प्रबंध है। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा अब देखते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रबंध एक पेशा है। अब यहाँ पर प्रबंध एक पेशा है, ये जो दूसरा पॉइंट है, इसको समझने के लिए पेशा क्या होता है ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले तो आप पेशा का अर्थ समझिए। पेशा का मतलब होता है प्रोफेशन, यानी कोई भी ऐसा चीज़ जिसके लिए आपने स्पेशली पढ़ाई की है, जिसके लिए आपने स्पेशली डिग्री लिया है, जिसकी आपने ट्रेनिंग ली है, ठीक है, और जिसके डिग्री पे आपको दूसरी जगह जॉब मिलता है, उसके बदले आपको सैलरी मिलता है, ये सारी चीज़ें। तो पेशा क्या होता है? यानी जिसकी अलग से पढ़ाई की जाती है, अलग से कोर्स होता है और उसके बदले उसका सर्टिफिकेट या डिग्री मिलता है और ट्रेनिंग वगैरह लेकर के बाकायदा किया जाता है। प्रबंध भी ऐसा ही है। मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्स होते हैं और उसके हिसाब से सब अपना अपना कोर्स करके अपना स्किल सामने, एक्सपीरियंस अपने डिग्री के साथ शो करते हैं और उनको जॉब मिलता है। तो प्रबंध क्या है? प्रबंध भी एक तरह का पेशा है, यानी कि जो मैनेजमेंट करता है उसको भी सैलरी दी जाती है बाकायदा, है ना, और उसकी भी अपनी कुछ जो है कि क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, डिग्री, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसने बाकायदा उस चीज़ की पढ़ाई कर रखी है, तो इसलिए प्रबंध क्या है? हमारा पेशा है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। प्रबंध एक प्रक्रिया है। अब ये समझने वाला चीज़ है, प्रक्रिया है। बात होती है क्रिया मतलब कोई भी काम। आप लोग हिंदी ग्रामर पढ़े होंगे ना, तो वहाँ पे सुने होंगे क्रिया शब्द, है ना, इसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्रिया मतलब कोई भी काम। लेकिन बात जब प्रक्रिया की आती है तो प्रक्रिया का मतलब होता है कि कोई भी काम जो स्टेप वाइज किया जाए। ठीक है, पहले ये काम, उसके बाद ये काम, उसके बाद ये काम, ऐसे करके किया जाए। ठीक, यानी कि प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें कि आप इसमें दूसरा वाला काम पहले नहीं कर सकते, पहला वाला काम बाद में नहीं कर सकते। समझ में आया? तो यहाँ पर प्रक्रिया शब्द क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रबंध में जो भी काम होते हैं वो एक के बाद एक, बिल्कुल नंबर वाइज, बिल्कुल सिस्टम से एक के बाद एक होते हैं। जैसे कि प्रबंध का कार्य, अब जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी कि जो प्रबंध का कार्य है उसमें सबसे पहले नियोजन किया जाता है, योजना बनाया जाता है, ठीक है, उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, नीतियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, और जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनका पूर्वानुमान करके उसके हिसाब से जो है कि योजना बनाया जाता है। उसके बाद फिर संगठन का काम आता है जिसमें स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि कैसे कैसे कौन कितने लोग हमारे यहाँ काम करेंगे, किसके अंडर कौन रहेगा, कौन हेड पोस्ट पे रहेगा, कौन उसके अंडर काम करेगा, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद उन पोस्ट को भरा जाता है नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में। ठीक है, तो जो हमारा प्रबंध है वो क्या है? एक प्रक्रिया है।
इसमें स्टेप वाइज होता है, ऐसा नहीं कि आप संगठन पहले करें फिर प्लानिंग करें फिर नियुक्तिकरण, नहीं, उसमें जो भी चीज़ें जो भी काम होगा वो बिल्कुल स्टेप वाइज होगा, एक के बाद एक करके होगा। तो यही फर्क है यहाँ क्रिया और प्रक्रिया में, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसलिए ये पॉइंट बताया गया, प्रबंध क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक, जिसमें कि एक के बाद एक जो है कि अगला प्रोसेस होता रहता है, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। अब आप सोचेंगे कि अभी तो मैम बोले कि इसका बाकायदा कोर्स किया जाता है, पढ़ाई की जाती है, अब यहाँ पर जन्मजात शब्द क्या आ गया? तो ये जो यहाँ पर पॉइंट बोला गया है, ये इसलिए नहीं बोला गया कि ये एक जादुई शक्ति है अपने आप आ जाता है, नहीं, ये कहा गया है कि कभी कभी कुछ लोगों में आप नोटिस करेंगे कि छोटे से ही उनकी क्वालिटी कुछ ऐसी होती है कि वो चीज़ों को बहुत मैनेज करके चलते हैं। जैसे अभी के ही टाइम में आप छोटे बच्चों को, स्टूडेंट्स को देख लें तो वैसे तो अधिकतर बच्चे हैं जिनको अपने होमवर्क का कुछ खास केयर नहीं होता है या फिर खेलने में मगन रहते हैं क्योंकि बच्चे हैं, लेकिन आप कुछ अलग तरह के बच्चों को देखेंगे कि वो अपने पढ़ाई को बिल्कुल मैनेज करके रखते हैं, अपना स्कूल का होमवर्क करना, घर पर सेल्फ स्टडी करना, अपने सारे बुक और कॉपीज़ को मैनेज करके रखना, मतलब सारी चीज़ें वो बहुत ढंग से, बहुत ध्यान से करते हैं। तो ये क्या है, ये उनको सिखाया नहीं गया, ये उनका अपना जन्मजात गुण है चीज़ों को मैनेज करके रखने का, प्रबंध का, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बात कहा गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों में जन्मजात ये प्रतिभा आ जाती है, यानी वो शुरू से ही क्या होते हैं, बहुत ही मैनेज करने वाले इंसान होते हैं, ठीक है। शुरू से ही उनके काम को देख के लगता है कि हाँ ये अपने सारी चीज़ों को बहुत सही से संभाल के रखता है, इस चीज़ को ऐसे करता है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ भी यही बोला गया है कि प्रबंध कभी कभी ऐसा भी होता है कि जन्मजात प्रतिभा होता है, किसी किसी के अंदर ये क्वालिटी होती है। और यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे छोटे बिजनेस हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर अलग से कोई प्रबंध करने के लिए किसी विशेष इंसान को नहीं बुलाया जाता, बल्कि जो वहाँ मालिक होता है वही सारा मैनेजमेंट कर लेता है, क्योंकि उसको सही से मैनेज करने आता है, उसने कोई अलग से कहीं से क्लास नहीं किया है, कोई कोर्स नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से अपना दुकान चलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि प्रबंध क्या है, एक जन्मजात प्रतिभा है। यही जन्मजात प्रतिभा अगर उसी छोटे किसी व्यापारी में नहीं रहता तो उसका दुकान नहीं चल पाता है, गड़बड़ हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है। तो यही बात यहाँ कहा गया है कि प्रबंध कभी कभी क्या होता है कि एक जन्मजात प्रतिभा की तरह भी होता है, यानी कि बचपन से अपने आप ही एक क्वालिटी आता है चीज़ों को मैनेज करके कार्य करने का, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऐसा नहीं है कि दोनों बात मिक्स है, इसको क्लियर आप लोग समझ लीजिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों में ऐसी क्वालिटी होती है, और जो पेशा वाली बात है वो तो मैंने आपको बताया कि बाकायदा इसका कोर्स किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। अच्छा, इसको समझना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए हम वैसे तो आगे आपको स्तर बहुत ही डिटेल से हम समझाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम आपको शॉर्ट में जो है कि इसका एक स्ट्रक्चर छोटा सा बना करके समझाते हैं कि जो हमारा प्रबंध है वो 3 स्तरों में बटा होता है, ठीक है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, ठीक है। ये 3 स्तरों में हमारा प्रबंध जो है कि बटा रहता है। टॉप में जितना भी मेन काम होता है, ज़रूरी योजना बनाना, रूल्स रेगुलेशन बनाना, चीज़ों को देखना, अपना निर्णय देना, तो ये सब इसमें टॉप वाले करते हैं, जिसमें हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग होते हैं। इसको बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बस अभी हम आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए ये चीज़ बता रहे हैं बना करके। दूसरा जो मिडिल वाला होता है, ये टॉप और लो के बीच एक कड़ी का काम करते हैं कि टॉप वाला जो भी सूचना देगा, जो भी काम करने का आदेश देगा या जो भी रूल्स बताएगा वो ये खुद समझ करके लो वालों को बताते हैं, ठीक है। और उसी तरह हमारा जो लो वाला है, इसमें हमारे ऐसे लोग आते हैं, मतलब ऐसे मैनेजर आते हैं जो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनके जस्ट नीचे कौन आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, ठीक है। इनके जस्ट नीचे कौन आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ये एम्प्लॉयज़ से काम करवाते हैं, इनके काम को कंट्रोल करते हैं, देखते हैं कि सही से कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए आप यहाँ समझिएगा कि ये जो तीनों स्तर है ना प्रबंध का, तीनों में ही जो है कि प्रबंध बहुत ही आवश्यक होता है। ये भी बिल्कुल मैनेजमेंट के तरीके से, हालांकि ये उसका स्तर ही है, 3 स्तरों में बांटा गया है, इसलिए यहाँ पर ये बात बोला गया है। टॉप वाले भी मैनेजमेंट करते हैं, अपने अधीनस्थों को संभालते हैं, यानी जो मिडिल वाले हैं ये इनके अधीनस्थ हैं, ठीक। मिडिल वाले भी करते हैं और लो वाले, मतलब तीनों ही स्तर पे क्या होता है, प्रबंध होता है। बाकी इसको और डिटेल से आप अगली वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अभी बस इस पॉइंट को समझाने के लिए हमने आपको बता दिया कि यहाँ जो ये सभी स्तर बोला ना, सभी स्तर क्या, ये तीनों स्तर, टॉप, मिडिल, लो, तीनों ही स्तर पर प्रबंध बहुत आवश्यक है, ठीक है। अगर इन तीनों स्तर में से कोई भी एक अपना मैनेजमेंट गड़बड़ा दिया तो पूरा समझ लीजिए मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, 5 वाला हम लोग समझ चुके हैं। अगला पॉइंट हमारा 6 नंबर है, प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। कैसे सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसको समझिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा कि जब कोई व्यवसाय
कहीं भी किसी भी जगह पे हो रहा होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, ठीक है, या पूरा समाज की आप बात कर लीजिए, तो उनके कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं उस बिज़नेस से, और बिज़नेस की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करें, वहाँ पे जितने भी लोग यानी जो सामाजिक लोग हैं उनको आप क्या करें, सही सामान प्रोवाइड करें, सही प्रोडक्ट दें। उनका सबसे पहला उत्तरदायित्व होता है कि क्योंकि बिजनेस हो रहा है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पर क्या मेन बात है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको हम सही प्रोडक्ट पहुँचाएँ उन तक, एक पहली बात। दूसरी बात ये रोजगार देना, ठीक है ना, सही सामान देना, उसके बाद रोजगार देने की बात। अब कैसे देंगे बिजनेस वाले रोजगार, तो जब वहाँ कोई बिजनेस हो रहा है तो वहाँ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, काम करने के लिए जो कर्मचारी आएंगे वो कौन होंगे, इंसान ही होंगे ना, तो उनको बुलाया जाएगा, यानी कि ये क्या है, रोजगार के अवसर देना ही तो है। तो अब वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनके लिए क्या है, उनको रोजगार का अवसर मिल रहा है, वो वहाँ जाके नौकरी करेंगे, अपना घर चलाएंगे, ठीक। और क्या समाज के प्रति उत्तरदायित्व होता है किसी भी प्रबंध का, क्योंकि व्यवसाय में प्रबंध हो रहा है, व्यवसाय की दृष्टि से हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो यहाँ पर और क्या उत्तरदायित्व इसका होता है कि बिजनेस में कोई भी ऐसा यानी मैनेजमेंट का कोई भी तरीका ऐसा ना हो जिससे समाज को किसी भी तरह की हानि पहुँचे। ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि आप जिस मेथड से जो है कि प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, वातावरण बिल्कुल सही है ना, ये सारी चीज़ें, किसी को कोई हानि ना पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ पर सामाजिक उत्तरदायित्व क्यों कहा गया, उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी, तो प्रबंध का समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है, ये भी इसका एक प्रकृति यहाँ पर है। अगला पॉइंट देखिए, प्रबंध क्या है, एक सामूहिक क्रिया है। और आपने देखा होगा इससे पहले जब हम आशय बता रहे थे इससे पहले वाली वीडियो में, तो वहाँ पर हमने सबसे पहले ये बात बोला था कि प्रबंध क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करना और कराना है, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति साथ मिलकर काम करेंगे तो वो क्या है, समूह ही तो है एक, इसीलिए यहाँ पर इसका जो अगला प्रकृति बोला गया है वो है प्रबंध क्या है, एक सामूहिक क्रिया है, यानी ग्रुप में सभी लोग मिल करके किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जो कि व्यवसाय का उद्देश्य होता है, उस एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए सारे लोग एकजुट होकर के काम करते हैं, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ। तो क्या है, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, कोई एक व्यक्ति प्रबंध नहीं कर सकता। बड़े व्यवसायों की यहाँ बात की जा रही है, छोटे मोटे दुकान की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रबंध एक प्रणाली है, बिल्कुल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रबंध एक प्रणाली, प्रणाली मतलब क्या, सिस्टम। इसमें सारी चीज़ें एक निर्धारित सिस्टम से चलती हैं, कौन सा काम कैसे होगा, किसके बाद क्या होगा, ठीक है, किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें पहले ही निर्धारित कर ली जाती हैं और उसके हिसाब से चलता है। जो रूल्स रेगुलेशन, जो सिद्धांत बताए गए हैं प्रबंध के, उनको फॉलो करते हुए यहाँ पर सारा काम होता है। तो ये क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम मतलब आप लोग समझते हैं ना कि किसी भी चीज़ को सारे नियमों का पालन करते हुए करना, जिसको करने की एक तकनीक पहले से ही पता है उसको फॉलो करना है ना। तो प्रबंध भी क्या है, एक प्रणाली है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। अब यहाँ अदृश्य शक्ति वर्ड जो ऐसा है जैसे बच्चों को लगता है कि कुछ जादू वाली बात हो रही है, लेकिन अदृश्य शक्ति की बात नहीं है। यहाँ ये शब्द इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई भी प्रबंधक कितना अच्छा प्रबंध करता है, वो कितना कुशल प्रबंधक है, ये तब पता चलता है जब आप दो प्रबंधकों की तुलना करें। ऐसे आपको अगर कोई मैनेजर है आके अपना डिग्री दिखाता है, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस बताता है कि हमने यहाँ इतने साल किया है मैनेजमेंट, तो उससे क्लियर नहीं होगा कि वो कितना कुशल प्रबंधन करता है। लेकिन हाँ, वही जब वो एक बिजनेस में काम कर रहा होता है और वहाँ मैनेजमेंट करने के बाद वो कहीं और आगे जाता है और उसके जगह दूसरा कोई मैनेजर होता है, तब इन दोनों के काम का तुलना करके पता चलता है कि कौन ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट करता है। इट मीन्स कि यहाँ पर अदृश्य बात क्यों कहा गया, क्योंकि वो अपने डिग्री से शो नहीं कर सकता कि वो कितना अच्छा प्रबंध कर सकता है, बल्कि उसका ये काम शो करेगा, है ना। वो जो काम करके जाएगा वो यहाँ पर शो करेगा कि वो कितना अच्छा प्रबंध कर सकता है, वो कितना कुशल है। इसलिए यहाँ पर बोला ये एक अदृश्य शक्ति है, इसको महसूस किया जा सकता है, तुलना करके देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा आप इंसान को देखकर नहीं समझ सकते कि वो कितना अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। तो ये जो अदृश्य शक्ति वाला है ना बात, वो यही है कि वो एक आंतरिक गुण होता है, ठीक। वो आपको तभी दिखेगा जब आप उसके काम को किसी दूसरे प्रबंधक से तुलना करेंगे और समझेंगे कि हाँ ये अच्छा कर रहा है या ये खराब कर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं, प्रबंध तथा स्वामित्व प्रायः भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग होते हैं, ठीक है। प्रबंध तथा स्वामित्व जो है, अब प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट और स्वामित्व मतलब मालिक बिजनेस का, वो भिन्न होते हैं प्रायः।
ठीक है। कभी कभी आप जो हम अभी आपको बताया कि जो बहुत छोटे व्यापारी होते हैं तो वहाँ तो मालिक भी वही, मैनेजमेंट भी वही कर रहा है, सारा चीज़ संभाल भी वही रहा है, ठीक, उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ हम बड़े बड़े व्यवसायों की, उद्योगों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि जो मालिक है वही मैनेजर है, ठीक है, कर भी नहीं पाएगा वो इतना, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया कि प्रबंध और स्वामित्व दोनों ही अलग हैं। अच्छा, अब आपको एक बात यहाँ पर हम बताते हैं कि जो मालिक होता है, मालिक मतलब वही स्वामी, ठीक है, जो मालिक होता है और आप कह सकते हैं कर्मचारी जो होते हैं, इनके बीच काम करता है प्रबंध, ठीक है। इसका अपना एक अलग अस्तित्व है, इसका अपना एक अलग अस्तित्व है। मालिक तो समझ में आ रहा है कि पूरे बिजनेस का मालिक है, लेकिन ये मालिक अपना उद्देश्य बता करके अपना सारा काम प्रबंध से करवाता है, ठीक, और प्रबंध को इसके बदले जो भी उसकी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो मालिक है और जो प्रबंध है वो अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि मालिक ही मैनेजमेंट करे, ठीक है। मालिक और प्रबंध दोनों का अपना अलग अस्तित्व होता है। यही बात यहाँ पर बोला गया है कि प्रबंध और स्वामित्व प्रायः भिन्न होते हैं। मालिक कोई और होता है, मैनेजमेंट कोई और करता है, ठीक है। और मैनेजमेंट आपने देखा कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर, उसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों है। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि प्रबंध विज्ञान भी है और कला भी है। कैसे ये विज्ञान भी है और कला भी है, अब इसको ध्यान दीजिएगा। पहले कला समझते हैं। कला क्यों है? क्योंकि प्रबंध करने की एक तकनीक होती है, एक तरीका होता है, ठीक है, और वो तरीका अगर अच्छा होता है तो अच्छा रिजल्ट आता है। यानी कि यहाँ पर कला तो है, आर्ट तो है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट देखिए, विज्ञान कैसे है? क्योंकि प्रबंध के लिए बहुत सारे विद्वानों ने क्या किया है, अलग अलग सिद्धांत दिया है ना, जो कि सेकंड चैप्टर है आपका प्रबंध के सिद्धांत। वहाँ पे हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांत आप पढ़ेंगे भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है वो, ठीक है। तो प्रबंध कैसे होगा, इसके लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं, उनको फॉलो करके ही सारा काम इसमें होता है। तो प्रबंध क्या है? विज्ञान भी है क्योंकि ये सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, और कला भी है क्योंकि इसको करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो प्रबंध हमारा यहाँ पर विज्ञान और कला दोनों है। समझ में आया? उम्मीद है आपको सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला जो है वो है प्रबंध के उद्देश्य, ठीक है। क्या है? प्रबंध के उद्देश्य। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, आप जो प्रबंध का उद्देश्य है वो यहाँ पर 3 रूप में बांटा गया है: संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। अब पहले समझ लीजिए कि इनके नाम के हिसाब से क्या होगा, किस तरह का उद्देश्य होगा। संगठनात्मक उद्देश्य मतलब क्या? संगठन का उद्देश्य। संगठन मतलब वो व्यवसाय, व्यवसाय का क्या उद्देश्य होगा अपने लिए, ठीक है। यानी व्यवसाय के लिए प्रबंध का क्या उद्देश्य होगा, ठीक। मैनेजमेंट करने का क्या पर्पस है बिजनेस के लिए। दूसरा सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य की बात करें तो समाज के प्रति उसका क्या उद्देश्य है, यानी मैनेजमेंट का करने का क्या पर्पस है समाज के लिए, ठीक। और तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य, यानी व्यक्तियों के लिए क्या उद्देश्य है मैनेजमेंट का, यहाँ पर इसमें हम वो पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग पहला समझते हैं। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर बताया गया संगठनात्मक उद्देश्य, यानी व्यवसाय के लिए सबसे पहला उद्देश्य यहाँ पर बोला गया जीवित रहना। अब वो क्या है? लिविंग तो है नहीं, नॉन लिविंग है। तो यहाँ जीवित रहना मतलब क्या कि लॉन्ग टर्म रहना। जीवित रहना यानी व्यवसाय लंबे समय तक चले, दीर्घ अवधि के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला उद्देश्य मैनेजमेंट करने का यही होगा कि इतने अच्छे से प्रबंध हो कि व्यवसाय लंबे समय तक चले। अब व्यवसाय लंबे समय तक कब चलेगा? जब उसमें हानि नहीं होगी बल्कि अच्छा सा लाभ होगा। इसलिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लाभ, ठीक। लाभ हुआ। अब लाभ होगा इसका मतलब है कि उसका विकास भी होगा, है कि नहीं। लाभ होगा तो वो धीरे धीरे डेवलप होगा, उसमें और अच्छी नई नई टेक्नोलॉजीज जो है कि लगाई जाएंगी, नए नए तकनीक सोच करके, है ना। तो इस तरीके से ये तीनों ही पॉइंट आपस में एक तरह से आप देखें तो कनेक्टेड है कि संगठन के लिए क्या उद्देश्य है प्रबंध का। पहला ये कि इतना अच्छा प्रबंधन हो कि व्यवसाय लंबे समय तक एग्जिस्ट करे। दूसरा उसमें अच्छे से प्रॉफिट हो। और तीसरा डेवलप हो, वो विकास हो उसका, समय समय पर वो आगे बढ़ता रहे, क्योंकि समय बदलता रहता है, नई नई तकनीकें आती रहती हैं और उसके हिसाब से खुद को विकसित करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, सामाजिक उद्देश्य की बात करें, यानी समाज के प्रति उद्देश्य। अभी प्रकृति समझाने में हमने आपको कुछ पॉइंट भी बताया कि समाज के लिए किसी भी प्रबंध का क्या उद्देश्य होता है, क्यों प्रबंध किया जाता है। तो यहाँ पर सामाजिक उद्देश्य में देखिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना,
रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। हमने आपको प्रकृति में बताया ना कि मैनेजमेंट इस पर्पस से भी किया जाता है कि प्रबंध के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से व्यवसाय को चलाया जाए, और जब वो अच्छे से होगा तो उसका डिमांड यानी प्रोडक्ट का डिमांड और बढ़ेगा, और प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी, और संसाधनों की ज़रूरत होगी, और मानवीय संसाधनों की ज़रूरत होगी, यानी कि कर्मचारियों की और ज़रूरत होगी। तो वहाँ पर जब कर्मचारियों की ज़रूरत होगी तो क्या समाज से ही लोग आएंगे ना काम करने के लिए, उनको ही तो बुलाया जाएगा, तो रोजगार का अवसर देना हुआ ना। इसीलिए सबसे पहला जो उद्देश्य है समाज के प्रति वो है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ताकि आपके एनवायरनमेंट में आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनका भी उन्नति हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा है वातावरण को दूषित होने से रोकना। ठीक, ये भी हमने आपको प्रकृति में भी समझाया था कि मैनेजमेंट का ये उद्देश्य होता है कि वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करे। ठीक है, पॉल्यूशन होने से बचाए, क्योंकि चीज़ों का प्रोडक्शन होता है तो कुछ हानिकारक चीज़ें भी हो सकती हैं। इसका ख्याल रखते हुए किसी बिजनेस को जो है कि अपना काम करना होता है, प्रोडक्शन काम। तो यहाँ पर वातावरण को दूषित होने से रोकना यहाँ पर सामाजिक दूसरा उद्देश्य है प्रबंध का। ठीक है। तीसरा देखें तो जीवन स्तर के सुधार में योगदान। कैसे जीवन स्तर का सुधार होगा और किसके जीवन स्तर की बात हो रही है? तो यहाँ जो जीवन स्तर की बात हो रही है वो है सामाजिक लोगों के जीवन स्तर की। अब आप देखिए कि जहाँ बहुत अच्छे इंडस्ट्री हैं, जहाँ बहुत अच्छा बिजनेस है, वहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। ठीक है, बहुत विकसित है वो। तो अब उस एरिया के लोग क्या होते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है बहुत बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि वो अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ें प्रयोग कर रहे हैं, उनके पास रोजगार अच्छा खासा मिल रहा है, वो कमा अच्छे से रहे, तो उनका जो लाइफस्टाइल है, रहने का तरीका है, ठीक है, वो बहुत चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया कि प्रबंध का ये भी उद्देश्य है कि वो समाज का जीवन स्तर क्या करे और अच्छा करे। ठीक है। और आपने ये फर्क देखा भी होगा, पहले जब अब जो बिजनेस की वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है उसको अगर इग्नोर कर दिया जाए तो आपने देखा होगा कि पहले के टाइम और अभी के टाइम में लोगों का लिविंग स्टाइल बहुत बदला है, लाइफस्टाइल बहुत बदला है, बहुत कुछ जो खराब था वो बहुत अच्छा हुआ है ना। तो ये क्यों? इन सारे बिजनेस की, इंडस्ट्रीज की वजह से। ठीक है। तो जीवन स्तर में सुधार करने में योगदान। सबसे लास्ट यहाँ पर जो उद्देश्य है समाज के प्रति प्रबंध का वो है मिलावट को रोकना। ठीक है, अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना अपने समाज को। ठीक है, मिलावट रोकना, खराब वस्तुएं मिला करके जो है कि वस्तुओं का उत्पादन न करना। तो यहाँ पर मिलावट रोकना भी यहाँ पर इसका उद्देश्य है। चलिए अगला बढ़ते हैं। आप व्यक्तिगत उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए उचित पारिश्रमिक देना। किसको पारिश्रमिक देने की बात हो रही है? श्रमिकों को, है ना, मजदूरों को ही मजदूरी दी जाती है, श्रमिकों को ही पारिश्रमिक दी जाती है। तो उचित पारिश्रमिक देना, ऐसा नहीं कि हमारे हम काम ज़्यादा करवा रहे हैं और उनको उस हिसाब से पारिश्रमिक नहीं दे रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो इसको कहेंगे हम शोषण करना। ठीक है, तो शोषण करने से रोकना, किनका? कर्मचारियों का, है ना, श्रमिकों का। ठीक, तो व्यक्तिगत उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जो जितना काम कर रहे हैं, जिस लेवल का, उसको एक पर्याप्त और उचित पारिश्रमिक देना आवश्यक है। इस हिसाब से मैनेजमेंट किया जाए कि सारे श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक मिले। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना। स्वच्छ वातावरण मतलब क्या? पूरा जो बिज़नेस का माहौल है, जो इंडस्ट्री का माहौल है, ये चीज़ बहुत सही होना चाहिए। अब स्वच्छ वातावरण कहने का मतलब कि जहाँ पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है वहाँ बहुत सारी गंदगी भी होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कहा गया है कि जो भी लोग हमारे यहाँ काम करने आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि यहाँ की गंदगी की वजह से वो बीमार पड़ जाएँ। तो स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना, ये गंदगी के लिए भी हम कह सकते हैं, दूसरा माहौल के लिए भी हम कह सकते हैं कि आपस में जो है कि मतभेद न हो, ये सब टाइप की चीज़ों के लिए भी हम ये बात कह सकते हैं। अगला है हमारा लाभ में हिस्सा देना। जो भी लाभ होता है उसमें हिस्सा देना, ये सारा चीज़ क्या है? व्यक्तिगत जो है कि उद्देश्य में हमारा आता है। अगला नौकरी में सुरक्षा प्रदान करना। जो भी लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनको सुरक्षा दिया जाए। बहुत सारी तरह की हेल्थ का इंश्योरेंस के माध्यम से सुरक्षा दिया जाता है, फाइनेंशियल काफ़ी बहुत सारे स्कीम वगैरह चलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि नौकरी में सुरक्षा प्रदान करना, कि कोई अगर हमारे यहाँ काम करने आए तो अपने जीवन को सेफ फील करके कि हाँ, हमारा आगे जो फ्यूचर है वो यहाँ पे काम करने से ब्राइट है। आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ये तो बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है और अभी के दौर में तो समय काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, नए टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। अब जो पुराने आदमी हैं, ठीक है, जो पहले से काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको इस नई तकनीकों के बारे में ना पता हो, तो वो इस काम को और अच्छे से करें, नई तकनीकों को अपना करके, जिससे कि व्यवसाय को लाभ हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाए, प्रशिक्षित किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बोला गया, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, यानी हमारे यहाँ जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी होता है।
ठीक है। इसके लिए हम एक ये भी एग्जाम्पल देते हैं बच्चों को कि जो कोविड का टाइम था वहाँ पे आप लोग देखे थे कि अचानक से चीज़ें बदल गई थी हमारे यहाँ, क्योंकि जो अगर गवर्नमेंट स्कूलों की भी बात करें और बाकी नॉर्मल स्कूलों की भी बात करें तो वहाँ पे टीचर्स को आदत हमेशा नॉर्मली फेस टू फेस पढ़ाने का था, ठीक। लेकिन कोविड के टाइम में हुआ क्या कि ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, ठीक है। हालांकि सामने की तुलना थोड़ा सा फर्क पड़ा था, छोटे बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर भी पढ़ाई रुकने से बेहतर था ये आइडिया कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाए। तो वहाँ पर क्या किया गया, पहले टीचर्स को कुछ दिन ट्रेनिंग दिया गया कि कैसे आपको जो है कि इस माध्यम से पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है। और उसके बाद फिर वो उस तरीके से कंटिन्यू किए, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक जो है कि लॉकडाउन वगैरह रहता था। तो इसीलिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है अपने कर्मचारियों के लिए, क्योंकि समय समय पर नई तकनीकें आते हैं, नए बदलाव आते हैं और उसको फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहे हमारे कर्मचारी। इसके लिए ज़रूरी है कि उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, हम पदोन्नति की बात करें। पदोन्नति मतलब प्रमोशन करना। किसके प्रमोशन की बात हो रही है? जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनके। ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और उनका जीवन बस उसी पोस्ट पे रह गया, उनको अपने जीवन में कोई रस ही नहीं लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, पूरा जीवन बस बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो बोर हो जाएंगे, वो काम अच्छे से नहीं करेंगे। वहीं अगर उनका प्रमोशन किया जाएगा समय समय पर उनके किसी अच्छे काम से, तो इससे क्या होगा, उनका अपना आत्मबल तो बढ़ेगा ही, बल्कि काम करने में रुचि भी बढ़ेगा। वो बहुत एनर्जी के साथ काम करेंगे व्यवसाय के अंतर्गत, ठीक है। और उसके मतलब उससे भी बड़ी बात ये कि उनका प्रमोशन देख के बाकी लोग जो हैं वो भी मोटिवेट होंगे, वो भी चाहेंगे कि हम भी इतने अच्छे से काम करें कि हमारा भी प्रमोशन हो। तो मिला जुला के इससे किसका फ़ायदा है? बिजनेस का ही फायदा है और वहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका भी फायदा है। तो इसीलिए यहाँ पर व्यक्तिगत उद्देश्य में पदोन्नति वाली बात भी कही गई कि प्रमोशन किया जाए और विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। जब प्रमोशन होगा तभी तो विकास होगा कर्मचारियों का, ठीक है। तो यही यहाँ पर तीनों उद्देश्य हैं प्रबंध के उद्देश्य में, और इसको ध्यान में रख कर के ही मैनेजमेंट किया जाता है। तो बस उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो में जो भी पढ़ाए हैं समझ में आया होगा, और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा क्या कैसे कितना अच्छे से समझ में आया, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय।